कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मोगली जमीन पर पड़ी एक बहुत बड़ी सांप की उत्तरी हुई खाल उठाता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। वह बचपन से ही घने जंगल में पला बढ़ा था, इसलिए हर नई चीज उसे हैरान और उत्सुक कर देती थी। जब उसे लगा कि यह खाने की चीज नहीं है तो वह उस खाल को वहीं फेंक देता है और जंगल के और भी गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ता है। किसी को नहीं पता था कि इस रहस्यमय जंगल के अंदर कौन कौन से अजीब और खतरनाक जीव छिपे हो सकते हैं। कुछ देर बाद मोगली एक बहुत ऊंचे और पुराने पेड़ पर चढ़ जाता है। चारों तरफ का माहौल अंधेरा और थोड़ा डरावना लग रहा होता है। तभी अचानक सामने से कई दर्जन मीटर लंबा एक विशाल अजगर दिखाई देता है। वह धीरे धीरे और बहुत शांति से मोगली की ओर बढ़ने लगता है। हैरानी की बात यह थी कि वह अजगर इंसानों की तरह बोल सकता था। वह कहता है कि उसके पास जादुई शक्ति है और वह मोगली को उसका अतीत दिखा सकता है। इसके बाद वह अपनी चमकती आंखों से सीधे मोगली की आंखों में देखता है। कुछ ही पलों में मोगली का सिर घूमने लगता है और वह मानो किसी सम्मोहन में चला जाता है। अजगर की आंखों के जरिए उसे अपने बचपन की झलक दिखाई देने लगती है। कई साल पहले एक आदमी अपने छोटे से बच्चे को लेकर जंगल की एक गहरी और अंधेरी गुफा में पहुंचा था। रात हो चुकी थी, इसलिए वह ठंड से बचने के लिए आग जलाता है और बच्चे को पास में सुलाकर आराम करने लगता है। तभी अचानक गुफा के मुहाने पर एक भयानक बाघ दिखाई देता है। आदमी जल्दी से जलती हुई मशाल उठाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन बाघ बिल्कुल भी नहीं डरता। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ अचानक आदमी पर झपट पड़ता है और एक ही वार में उसकी जान ले लेता है। संघर्ष के दौरान मशाल बाघ की एक आंख में लग जाती है। दर्द से तड़पता हुआ बाघ जोर से दहाड़ता है और भागकर जंगल में गायब हो जाता है। गुफा के अंदर अब सिर्फ वह छोटा बच्चा अकेला रह जाता है। कुछ समय बाद वह मासूम बच्चा रेंगते रेंगते गुफा से बाहर निकल आता है। बाहर घना जंगल होता है और चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। तभी उसके सामने एक ताकतवर काला तेंदुआ आकर खड़ा हो जाता है। वह धीरे धीरे उस नन्हे इंसानी बच्चे के पास आता है। हैरानी की बात यह होती है कि बच्चा उससे बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि मुस्कुराने लगता है और खेलने की कोशिश करता है। तेंदुआ देखने में बहुत बड़ा और खतरनाक होता है, लेकिन वह बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बजाय वह उस बच्चे को भेड़ियों के झुंड के पास छोड़ देता है, क्योंकि वह जानता है कि जंगल में भेड़िए ही उसे सुरक्षित रख सकते हैं और उसे बड़ा कर सकते हैं। समय बीतता जाता है और भेड़ियों के झुंड के बीच मोगली धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह जानवरों की भाषा समझना सीख जाता है और उसका व्यवहार भी काफी हद तक भेड़ियों जैसा हो जाता है। वह तेज, सतर्क और बहादुर बन जाता है। वही काला तेंदुआ उसका गुरु बन जाता है और उसे जंगल में जीने के सारे तरीके सिखाता है। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। नदियां और छोटे तालाब सूखने लगते हैं और आखिर में सिर्फ एक बड़ा झील बचता है। जंगल का एक पुराना नियम होता है कि सूखे के समय सभी जानवरों के बीच अस्थायी युद्ध विराम होता है। झील पर पानी पीते समय कोई भी जानवर किसी दूसरे पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय पानी ही सबसे कीमती चीज होती है। सैकड़ों जानवर वहां इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक पानी पीते हैं, लेकिन उसी समय मोगली अपने हाथों से एक साधारण औजार बनाकर पानी निकाल रहा होता है। यह देखकर बाकी जानवर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इंसानों और जानवरों में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि इंसान औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भेड़ियों के सरदार को डर होता है कि यह आदत मोगली को भेड़ियों से अलग बना देगी। वह चाहता है कि मोगली पूरी तरह भेड़िया बनकर ही रहे। तभी अचानक हवा में एक डरावनी आहट फैल जाती है। सारे जानवर घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। भेड़ियों के सरदार तुरंत मोगली को अपने पीछे छिपा लेते हैं। सामने से वही खतरनाक बाघ धीरे धीरे चलता हुआ झील की तरफ आता है। उसने इंसान की गंध सूंघ ली होती है और वह गुस्से में भेड़ियों के सरदार से मोगली को सौंपने की मांग करता है, लेकिन भेड़ियों के सरदार साफ मना कर देते हैं। बाघ गुस्से से दहाड़ते हुए धमकी देता है कि जब बारिश का मौसम खत्म होगा तब वह वापस आएगा और मोगली को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इतना कहकर वह मुड़ता है और अंधेरे जंगल में गायब हो जाता है। कुछ ही समय बाद बारिश का मौसम आ जाता है और सूख चुका झील फिर से पानी से भर जाता है। जंगल में थोड़ी देर के लिए शांति तो लौट आती है, लेकिन हर जानवर के मन में चिंता बनी रहती है। भेड़ियों के सरदार को अच्छी तरह पता था कि शेर खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है, इसलिए वह तुरंत भेड़ियों के सभी बड़े और अनुभवी सदस्यों को बुलाकर सभा करता है। वहाँ यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक इंसानी बच्चे के लिए पूरे भेड़ियों के झुंड को शेर खान जैसे शक्तिशाली दुश्मन से लड़ना चाहिए। इस बात को लेकर भेड़ियों के बीच मतभेद भी पैदा हो जाता है। मोगली यह सब समझ जाता है कि उसकी वजह से भेड़ियों का झुंड खतरे में पड़ सकता है, इसलिए वह एक कठिन फैसला लेता है और जंगल छोड़ने का निर्णय करता है। बगीरा भी मानता है कि अगर मोगली को सच में सुरक्षित रहना है तो उसे इंसानों की दुनिया में ही जाना होगा। भेड़िया माँ अपने बेटे जैसे मोगली को जाने देना नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार भारी दिल से वह भी इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। भेड़ियों से विदा लेने के बाद मोगली और बगीरा इंसानों के गांव को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे ऊंचे झरनों के पास से गुजरते हैं, खतरनाक चट्टानों और पहाड़ों को पार करते हैं और घने जंगल की अद्भुत सुंदरता को देखते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। इसी सफर के दौरान उनकी मुलाकात हाथियों के एक बड़े झुंड से होती है। जंगल के नियम के अनुसार हर जीव को हाथियों का सम्मान करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें जंगल का निर्माता माना जाता है। इसलिए मोगली और बगीरा दोनों सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और हाथियों के चले जाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोगली के दिल में अभी भी बहुत उलझन होती है। वह जानता है कि वह एक इंसान है, लेकिन उसका दिल अब भी जंगल और भेड़ियों के साथ ही जुड़ा हुआ है।
है। तभी अचानक बगीरा रुक जाता है और मोगली को तुरंत जमीन पर लेट जाने को कहता है। अगले ही पल शेर खान अचानक उनके सामने आ जाता है और हमला कर देता है। बगीरा बहादुरी से उस हमले को अपने शरीर से रोक लेता है और मोगली को तुरंत भाग जाने के लिए कहता है। बगीरा पूरी ताकत से शेर खान को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शेर खान उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। शेर खान एक ही जोरदार वार में बगीरा को बेहोश कर देता है और फिर तुरंत मोगली का पीछा करने लगता है। जैसे ही शेर खान मोगली के करीब पहुंचने वाला होता है, तभी अचानक जंगली भैंसों का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ आता है और शेर खान को जोरदार टक्कर मारकर गिरा देता है। मोगली भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है और दौड़ते हुए भैंसों के बीच अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर में शेर खान फिर से उसके सामने आ जाता है और मोगली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी वह एक भैंस के सींग पकड़ लेता है और उसकी पीठ पर चढ़कर पूरे झुंड के साथ दौड़ पड़ता है। इस तरह वह किसी तरह वहां से बच निकलता है और शेर खान गुस्से में दहाड़ता रह जाता है। इसके बाद शेर खान भेड़ियों के इलाके में पहुंचता है और भेड़ियों के सरदार से मोगली के बारे में पूछता है। भेड़ियों के सरदार को लगता है कि अगर मोगली जंगल छोड़ चुका है तो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शेर खान घोषणा करता है कि जब तक वह मोगली को ढूंढ नहीं लेता तब तक इस पूरे जंगल पर उसका ही राज रहेगा। वह यह झूठी खबर भी फैला देता है कि भेड़ियों का सरदार मर चुका है, ताकि मोगली यह सुनकर वापस जंगल लौट आए। उधर मोगली जंगली भैंस की पीठ पर ही थक कर सो जाता है। भैंस उसे एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ले आती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और मोगली की नींद खुल जाती है। बारिश के कारण पहाड़ की मिट्टी खिसकने लगती है और बड़े बड़े पेड़ गिरकर रास्ता रोक देते हैं। देखते ही देखते एक भयानक भूस्खलन शुरू हो जाता है। मोगली अपनी जान बचाने के लिए एक सड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लेता है और बहते पानी के साथ बहकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। बहता हुआ पानी उसे एक रहस्यमय और घने जंगल में ले आता है। वहां का माहौल बहुत अजीब और डरावना होता है। तभी अचानक उसके सामने एक विशाल अजगर प्रकट होता है। वह अपनी सम्मोहित कर देने वाली आंखों से मोगली को फिर से बेहोश सा कर देता है और धीरे धीरे अपने विशाल शरीर से उसे जकड़ने लगता है ताकि उसे निगल सके। लेकिन ठीक उसी समय एक विशाल बल्लू अचानक वहां पहुंच जाता है। वह अजगर को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसके साथ जोरदार लड़ाई शुरू कर देता है। इस तरह मोगली एक बार फिर मौत के मुंह से बच जाता है। जब मोगली की आंख खुलती है तो सबसे पहले उसे एक बहुत बड़ी नाक दिखाई देती है और वह डरकर जोर से चिल्ला उठता है। कुछ ही पल बाद उसे समझ आता है कि यह वही बल्लू है जिसने उसकी जान बचाई है। बल्लू यह देखकर खुश होता है कि मोगली सुरक्षित है। फिर वह मजाकिया अंदाज में कहता है कि उसने जो मदद की है वह बिल्कुल मुफ्त नहीं थी। इसके बाद बल्लू मोगली को अपने साथ एक ऊंची और खड़ी चट्टान के किनारे ले जाता है। वह उसे बताता है कि अगर मोगली उस चट्टान पर चढ़कर ऊपर लटके हुए बड़े से मधुमक्खी के छत्ते से शहद नीचे ले आए तो दोनों के बीच का एहसान बराबर हो जाएगा। दरअसल बल्लू ने मोगली की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि उसे पता था कि इंसान चढ़ाई करने में बहुत माहिर होते हैं। वह खुद उस खड़ी चट्टान पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए वह मोगली की मदद से वह शहद पाना चाहता था जो उसके लिए बहुत दूर और मुश्किल जगह पर था। बल्लू की जिद के सामने मोगली आखिरकार मान जाता है और अपनी समझदारी और इंसानी हुनर का इस्तेमाल करना शुरू करता है। वह जंगल से कुछ लंबी बेलें काटता है, कुछ मजबूत टहनियां तोड़ता है और उन्हें जोड़कर एक तरह का साधारण औजार बना लेता है। फिर वह बेलों को चट्टान में फंसाकर धीरे धीरे एक असली पर्वतारोही की तरह ऊपर चढ़ने लगता है। मोगली को इस तरह चढ़ते देख आसपास के कई जानवर भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उत्सुकता से उसे देखने लगते हैं। मोगली एक हाथ से बेल पकड़कर खुद को संभालता है और दूसरे हाथ में पकड़ी लकड़ी से उस बड़े मधुमक्खी के छत्ते को मारने लगता है, लेकिन छत्ता बहुत मजबूत था और चट्टान से मजबूती से चिपका हुआ था। नीचे खड़ा बल्लू मुंह में पानी लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बार बार मोगली को थोड़ा और जोर लगाने के लिए कह रहा था। उधर मधुमक्खियां गुस्से में मोगली पर टूट पड़ती है और उसे कई बार डंक मार देती है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ देर बाद मोगली लकड़ी फेंक देता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह बेल के सहारे खुद को हवा में लटका लेता है और अपने पैरों से बार बार छत्ते को जोर से मारने लगता है। आखिरकार जोरदार झटके से छत्ते का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता है। वह सीधे नीचे खड़े एक छोटे से जंगली सुअर के ऊपर गिरता है। यह देखकर बल्लू तुरंत दौड़कर आता है और बड़े मजे से उस मीठे शहद को खाने लगता है। वह इतनी खुशी से शहद खाता है कि एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देता। उधर मोगली का पूरा शरीर मधुमक्खियों के डंक से सूज चुका था। वह नीचे उतरकर गुस्से में बल्लू से पूछता है कि उसने उसे इतनी मुश्किल में क्यों डाला। तभी बातों बातों में बल्लू को पता चलता है कि मोगली इंसानों के गांव की तरफ जाने वाला है। यह सुनकर वह जल्दी से उसे समझाने लगता है कि जंगल में रहना ज्यादा अच्छा है और वह चाहता है कि मोगली यहीं उसके साथ रहे। उसे मोगली की समझदारी और हुनर बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वह चाहता है कि दोनों साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी बिताएं। लेकिन मोगली को अपने गुरु बगीरा की बात याद रहती है, जिन्होंने उसे इंसानों के पास जाने की सलाह दी थी। इसलिए वह आगे बढ़कर इंसानों के गांव तक जाने का फैसला करता है। बल्लू कहता है कि वह भी उसके साथ चलेगा। कुछ समय बाद दोनों दूर पहाड़ी ढलान से एक इंसानी गांव देखते हैं, जहां रात के अंधेरे में कई घरों की रोशनी चमक रही होती है। लेकिन उन अनजान रोशनियों को देखकर मोगली अचानक रुक जाता है। उसका बचपन लगभग पूरा जंगल में बीता था, इसलिए इंसानों की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अजनबी और डरावनी लग रही थी। बल्लू उसकी झिझक समझ जाता
जाता है और उसे धैर्य से समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों मिलकर मोगली के बनाए औजारों की मदद से बहुत सारा शहद इकट्ठा करते हैं ताकि सर्दियों में बल्लू आराम से सो सके। बल्लू के समझाने पर मोगली कुछ समय के लिए वहीं रुकने को तैयार हो जाता है। आने वाले दिनों में मोगली और बल्लू साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे मोगली को महसूस होने लगता है कि उसकी समझदारी और इंसानी हुनर भी बहुत काम के हैं। भेड़ियों के बीच उसे हमेशा सिखाया गया था कि इंसानों की चालाकी और औजारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ बल्लू उसे नई नई चीजें बनाने और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब मोगली एक तरह से मधुमक्खी पालने वाले की तरह जीने लगता है। एक दिन मोगली और बल्लू खुशी खुशी गाना गा रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों में जोर से सरसराहट होती है। मोगली घबराकर तुरंत बल्लू के पास छिप जाता है। उसे लगता है कि शायद फिर से शेर खान आ गया है, लेकिन झाड़ियों से बाहर निकलने वाला जानवर कोई और नहीं बल्कि बघीरा होता है। अपने पुराने गुरु को देखकर मोगली बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़कर बघीरा के पास जाता है और उसे अपने गुफा वाले ठिकाने पर ले आता है। वहाँ वह बड़े उत्साह से अपने बनाए हुए औजार और इकट्ठा किया हुआ ढेर सारा शहद दिखाने लगता है। लेकिन जब बघीरा गुफा के अंदर हर तरफ रखे मधुमक्खी के छत्ते देखता है तो उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह मोगली को डांटते हुए कहता है कि जंगल में इस तरह इंसानी चालाकियों और औजारों का सहारा नहीं लेना चाहिए। मोगली जल्दी से समझाने की कोशिश करता है कि उसने यह सब सिर्फ बल्लू की सर्दियों की नींद के लिए खाना जमा करने में मदद करने के लिए किया है, लेकिन बघीरा फिर भी मानने को तैयार नहीं होता। वह साफ कहता है कि मोगली को अगले ही दिन उसके साथ चलकर इंसानों के गांव जाना होगा। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। तब बल्लू बीच में आकर उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। रात के समय मोगली को अचानक किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह चुपचाप गुफा से बाहर निकलकर देखने जाता है। वहाँ वह देखता है कि कई हाथी एक जगह खड़े होकर बेचैन हो रहे हैं। मोगली तुरंत सिर झुकाकर शांत खड़ा हो जाता है ताकि हाथियों को गुस्सा न आए। असल में एक छोटा हाथी गलती से गहरे गड्ढे में गिर गया था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मोगली तुरंत गुफा में वापस जाता है और अपनी बनाई हुई मजबूत बेलें ले आता है। वह बेल को छोटे हाथी के शरीर से बांध देता है और दूसरी तरफ हाथियों की सूंड से बांध देता है। थोड़ी ही देर में सब हाथी मिलकर जोर लगाते हैं और छोटे हाथी को गड्ढे से बाहर खींच लेते हैं। बघीरा अब भी इन इंसानी तरीकों से खुश नहीं था। उसके अनुसार इंसान और जानवरों की दुनिया अलग होती है, इसलिए वह हमेशा मोगली को इन चीजों से दूर रहने की सलाह देता था। वह चाहता था कि मोगली पूरी तरह जंगल के नियमों के अनुसार ही जिए। लेकिन जब उसने देखा कि मोगली की बुद्धि से छोटे हाथी की जान बच गई तो उसके मन में भी थोड़ा बदलाव आने लगा। उसे लगा कि शायद यह समझदारी जंगल के लिए भी काम आ सकती है। उधर बल्लू चाहता था कि मोगली यहीं जंगल में उसके साथ रहे, लेकिन बघीरा ने आखिरकार उसे मोगली की असली सच्चाई बता दी और यह भी बताया कि शेर खान अब भी मोगली को ढूंढ रहा है। यह सुनकर बल्लू को भी हालात की गंभीरता समझ में आ जाती है। इसके बाद बल्लू मजबूरी में मोगली से कुछ कठोर शब्द कहता है ताकि वह यहाँ से चला जाए। यह सुनकर मोगली का दिल टूट जाता है। वह दुखी होकर जंगल में भाग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अकेला बैठ जाता है। तभी एक शरारती बंदर वहाँ आकर उसे परेशान करने लगता है। मोगली गुस्से में उसे भगा देता है, लेकिन अगले ही पल बंदरों का एक पूरा झुंड आ जाता है। वे अचानक मोगली को पकड़ लेते हैं और पेड़ों की शाखाओं के बीच एक दूसरे को देते हुए उसे जंगल के अंदर की तरफ ले जाने लगते हैं। मोगली की चीख सुनकर बघीरा तुरंत पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन फुर्तीले बंदरों को पकड़ नहीं पाता। इसी समय बल्लू भी जमीन पर दौड़ता हुआ उनका पीछा करता है। बंदर मोगली को नदी के उस पार ले जाते हैं। बल्लू बिना सोचे नदी में कूद पड़ता है और बघीरा उसकी मदद से नदी पार कर लेता है। कुछ देर बाद बंदर मोगली को एक ऊंची चट्टान पर ले जाते हैं और वहां से ऊपर फेंक देते हैं। मोगली जैसे ही खड़ा होता है उसके सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल महल खड़ा था जहाँ हजारों बंदर इकट्ठा थे। इसी बीच बल्लू और बघीरा भी चट्टान के नीचे पहुंच जाते हैं। दोनों उस ऊंचाई को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। काफी मेहनत के बाद वे आखिरकार ऊपर पहुंच जाते हैं। उधर बंदर मोगली को उस रहस्यमयी महल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ बहुत सी पुरानी इंसानी चीजें पड़ी होती हैं। तभी अचानक अंधेरे से एक बहुत बड़ा बालों वाला हाथ निकलता है जो जमीन से फल उठाकर फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। मोगली अभी यह समझ ही रहा होता है कि अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजती है। असल में वह एक विशाल बंदर राजा था जो उस पुराने महल का मालिक और पूरे बंदर समुदाय का शासक था। बंदरों का राजा मोगली को वहाँ इसलिए लाया था क्योंकि वह उसके साथ एक सौदा करना चाहता था। बंदर राजा को जंगल की हर खबर पता रहती थी और उसे यह भी मालूम था कि शेर खान नाम का खतरनाक बाघ मोगली का पीछा कर रहा है। उसने मोगली से कहा कि वह उसे जंगल में सुरक्षित रख सकता है, लेकिन बदले में मोगली को उसे आग जलाना सिखाना होगा। मोगली साफ साफ कहता है कि वह बचपन से जंगल में ही पला बढ़ा है। उसने कभी इंसानों के बीच रहकर जीवन नहीं बिताया, इसलिए उसे आग जलाना नहीं आता। लेकिन बंदर राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह जिद पकड़ लेता है कि मोगली को बंदरों को आग का रहस्य सिखाना ही पड़ेगा। तभी अचानक बल्लू वहाँ पहुँच जाता है और बंदरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही वह महल में घुसता है वह बंदर राजा की बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। वह उसकी ताकत, उसकी महानता और उसके राज्य की
की खूब प्रशंसा करता है। उसकी बातें सुनकर बंदरों का पूरा झुंड मंत्रमुग्ध होकर उसकी तरफ देखने लगता है। उसी समय बगीरा चुपचाप महल के अंदर घुस जाता है और मोगली को इशारा करता है। मोगली तुरंत समझ जाता है और दोनों चुपके से वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन भागते समय एक बंदर उन्हें देख लेता है और जोर से चिल्ला उठता है। बस फिर क्या था, बंदर राजा तुरंत आदेश देता है कि उन्हें पकड़ लिया जाए। चारों तरफ से बंदरों का झुंड उनका पीछा करने लगता है। बल्लू और बगीरा तय करते हैं कि वे बंदरों को रोकेंगे ताकि मोगली को भागने का मौका मिल सके। थोड़ी ही देर में वहाँ जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। जगह बहुत तंग थी, इसलिए भारी शरीर वाले बल्लू को लड़ने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वह पूरी ताकत से बंदरों का सामना करता है। कुछ देर बाद बंदर राजा खुद भी मोगली के पीछे दौड़ता हुआ आ जाता है। उसका शरीर बहुत बड़ा था, लेकिन वह बेहद फुर्तीला था। वह जल्दी ही मोगली के करीब पहुंच जाता है। इसी दौरान मोगली को पता चलता है कि भेड़ियों का सरदार मर चुका है। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वह दुख में भागते हुए महल की दूसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ता है। सीढ़ियां बहुत संकरी थीं, इसलिए बंदर राजा को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है, लेकिन वह अपनी ताकत से दीवारें तोड़ते हुए आगे बढ़ता रहता है। मोगली एक मोटे खंभे के पीछे छिप जाता है और कुछ देर के लिए बच जाता है। गुस्से में बंदर राजा पूरे महल में इधर उधर टकराने लगता है। वह एक एक करके खंभों को गिरा देता है। मोगली इस मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है और आखिरी पल में महल से बाहर कूद जाता है, लेकिन बंदर राजा उसका पीछा करता रहता है। टूटते खंभों और हिलती दीवारों के कारण पूरा महल कमजोर पड़ जाता है। आखिरकार वह विशाल महल जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ता है और बंदर राजा मलबे के नीचे दब जाता है। यह देखकर बंदरों का झुंड लड़ाई रोक देता है और अपने राजा को खोजने दौड़ पड़ता है। मोगली तो बच जाता है, लेकिन उसका मन बहुत दुखी था। उसे पता चलता है कि भेड़ियों का सरदार उसकी वजह से मारा गया। तब वह ठान लेता है कि वह इसका बदला जरूर लेगा। उसे बंदर राजा की एक बात याद आती है कि जिस किसी के पास आग होती है वही जंगल पर राज कर सकता है। यह सोचकर मोगली दिन रात दौड़ता हुआ आखिर इंसानों के गांव तक पहुंच जाता है। वहां वह जलती हुई आग को देखता है और उसे याद आता है कि शेर खान की आंख के पास जो घाव है वह भी आग से ही जला था। जंगल की रक्षा करने के लिए मोगली चुपके से गांव से एक जलती हुई मशाल उठा लेता है और वापस जंगल की ओर चल पड़ता है, लेकिन रास्ते में गलती से मशाल की चिंगारी सूखी घास में गिर जाती है और झाड़ियों में आग लगने लगती है। आसमान में उड़ रहे एक बाज ने देख लिया कि कोई इंसान आग लेकर जंगल में जा रहा है। वह तुरंत जोर जोर से आवाज लगाकर सबको चेतावनी देता है। यह सुनते ही जंगल के जानवर घबराकर भागने लगते हैं और थोड़ी ही देर में सब जानवर झील के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। मोगली हाथ में जलती मशाल लेकर झील के किनारे पहुंचता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि अब उसे शेर खान से डर नहीं लगता। लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। सभी जानवर उससे डर कर दूर हट रहे थे। यहाँ तक कि भेड़ियों का झुंड भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि आग की लपटें हर जानवर के दिल में डर पैदा कर रही थीं। यह सब ठीक वैसा ही हुआ जैसा शेर खान चाहता था। उसने इस मौके का फायदा उठाया और जंगल के जानवरों को भड़काने लगा। वह सबको समझाने लगा कि इंसान हमेशा जंगल के लिए मुसीबत बनते हैं और आग जैसे खतरनाक हथियार से पूरा जंगल तबाह हो सकता है। उसकी बातों से कई जानवर डर और गुस्से से भर गए। मोगली को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा और शर्म व पछतावे में उसने आखिरकार अपने हाथ की जलती मशाल जमीन पर फेंक दी। जैसे ही आग का डर थोड़ा कम हुआ, शेर खान ने अपना असली रूप दिखा दिया। वह धीरे धीरे मोगली की तरफ बढ़ने लगा ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन उसी समय आसपास खड़े जानवरों को सच्चाई समझ में आने लगी। वे एक एक करके मोगली के आसपास इकट्ठा हो गए और उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। यह देखकर शेर खान गुस्से से दहाड़ता हुआ उन सब पर झपट पड़ा। सबसे पहले बल्लू आगे बढ़ा और उसने बहादुरी से शेर खान का सामना किया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि शेर खान बहुत ताकतवर था और जल्दी ही वह लड़ाई में भारी पड़ने लगा। तभी भेड़ियों का झुंड भी वहां पहुंच गया और वे सब मिलकर शेर खान से लड़ने लगे। मोगली भी आगे बढ़कर लड़ाई में शामिल होना चाहता था, लेकिन तभी बगीरा ने उसे रोक लिया। उसने मोगली को जमीन पर दबाते हुए इशारा किया कि उसे तुरंत वहां से भाग जाना चाहिए। मोगली समझ गया कि बगीरा उसे बचाना चाहता है, इसलिए वह तुरंत जंगल के अंदर की ओर भागने लगा। मोगली को भागते देखकर शेर खान गुस्से में भेड़ियों से छूटकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी बगीरा फिर से उसके सामने आ गया और उस पर झपट पड़ा ताकि मोगली को थोड़ा समय मिल सके, लेकिन शेर खान ने जोरदार वार करके बगीरा को दूर फेंक दिया। सौभाग्य से उसी समय भेड़ियों का झुंड फिर से आ गया और उन्होंने कुछ देर के लिए शेर खान को रोक लिया। आखिरकार शेर खान उनसे छूट गया और फिर से मोगली का पीछा करने लगा। इसी बीच जंगल में लगी आग भी तेजी से फैलने लगी थी। मोगली भागते भागते एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा। तभी उसके दिमाग में एक चालाक योजना आई। उसने अपने औजार से कुछ बेलों को काटकर एक जाल जैसा फंदा तैयार कर दिया। जब शेर खान वहां पहुंचा तब तक मोगली एक पतले लकड़ी के पुल पर चढ़ चुका था जो हवा में लटका हुआ था। पुल के नीचे आग की लपटें भड़क रही थीं। मोगली धीरे धीरे पीछे हटता गया और आखिर में पुल के किनारे खड़ा हो गया। वह जानबूझकर शेर खान को उकसाने लगा। गुस्से से भरा शेर खान जोर से छलांग लगाकर मोगली पर झपटा, लेकिन उसी पल मोगली पहले से तैयार की हुई बेल पकड़कर एक तरफ झूल गया। संतुलन खोकर शेर खान सीधे नीचे जलती आग में गिर पड़ा। कुछ ही पलों में घमंडी और क्रूर शेर खान आग की लपटों में घिर गया और उसका अंत हो गया। मोगली ने भेड़ियों के सरदार और
और अपने पिता समान रक्षक का बदला तो ले लिया, लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी। उसे दुख था कि जंगल में लगी यह भयानक आग कहीं न कहीं उसकी वजह से ही फैली थी। तभी अचानक जंगल के हाथियों का झुंड वहां आ पहुंचा। वे जंगल की रक्षा करने और उस दिन की मदद का बदला चुकाने आए थे जब मोगली ने छोटे हाथी की जान बचाई थी। सारे हाथी मिलकर आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर आग के फैलने का रास्ता रोक दिया। फिर अपने मजबूत दांतों से जमीन खोदकर पानी के लिए नाले बनाए और झरने का पानी जंगल की ओर मोड़ दिया। तेज बहता पानी जल्दी ही आग की लपटों को बुझाने लगा। आखिरकार कुछ समय बाद जंगल की भयानक आग पूरी तरह बुझ गई। इस कठिन परीक्षा के बाद मोगली ने जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया। अपनी बहादुरी और समझदारी से उसने अलग अलग जीवों को एकजुट कर दिया और सबने मिलकर अपने प्यारे जंगल को बचा लिया।